आज हम लोग विराम चिन्ह की बात करेंगे। ये विराम चिन्ह से हर एक परीक्षा में एक प्रश्न तो बनता ही है। ये टॉपिक छोटा है लेकिन इसकी ज़रूरत हमें सब लोगों को पड़ती है। जैसे विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि विराम का मतलब क्या होता है, तो विराम का मतलब आप बता सकते हैं, उसका मतलब होता है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी यानी कि लिखने के कार्य के दौरान विराम की आवश्यकता होती है। हम बहुत सारा लिख रहे होते हैं तो हमें थोड़ा बहुत रुकने के लिए कोई ना कोई चिन्ह लगाना पड़ता है, तो विराम की हमें आवश्यकता पड़ती ही है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। जैसे कभी कभार हम बहुत लंबी भाषा पढ़ जाते हैं तो एक मन होता ना, मन ऊब जाता है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद हम विराम लगा देते हैं ताकि मन को थोड़ी शांति मिल जाए। यानी कि उसको ज़्यादा पढ़ने की वो मतलब एक वो आ जाती ना कि ऊब जाते हैं, वो ना रहे बोरियत सी, तो इसीलिए हम विराम का प्रयोग करते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया है। विराम चिन्हों को किसने बताया? कामता प्रसाद गुरु जी ने। और कहाँ से लिया है? अंग्रेजी से लिया है। वे पूर्ण विराम को छोड़ शेष सभी चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। यानी कि पूर्ण विराम को वो हिंदी से मानते हैं और बाद बाकी सभी अंग्रेजी से जोड़कर बताते हैं। ये विराम चिन्ह दिए किसने? कामता प्रसाद गुरु जी ने। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे विराम चिन्हों की संख्या अगर बात करते हैं तो विराम चिन्ह लगभग 20 प्रकार के हैं। देखते हैं यहाँ पर जो पहला विराम चिन्ह हमें दिया गया है, देखिए पहला है अल्प विराम। अल्प विराम आपको पता होता है, कॉमा कहते हैं। कॉमा को हिंदी में क्या कहते हैं? अल्प विराम। अब देखिए अर्धविराम। अर्धविराम इस तरीके से होता है, ऊपर बिंदी लगी होती है, नीचे कॉमा लगा होता है। पूर्ण विराम तो आपको पता ही है, डंडा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये क्वेश्चन मार्क होता है। जैसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह भी बोलते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह भी बोलते हैं। जैसे कभी कोई आश्चर्य की बात होती है, सडन फीलिंग कोई होती है, अचानक से कोई हमारे मन में भावना आ जाती है, जैसे कभी दुख की भावना आ गई या खुशी की भावना आ गई या आश्चर्य की भावना आ गई, उसके जस्ट बाद हम ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं, यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग। ठीक है, अगला क्या है? निर्देशन। जो निर्देशन चिन्ह होता है, इसको हिंदी में डैश, वो इंग्लिश में डैश कहते हैं। निर्देशन चिन्ह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डैश। इस निर्देशन चिन्ह को हम संयोजक चिन्ह भी कहते हैं और कहीं कहीं तो हम सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। यानी कि डैश का हिंदी अर्थ क्या हुआ? संयोजक चिन्ह भी कह सकते हो, सामाजिक चिन्ह भी कह सकते हो, या निर्देशन चिन्ह भी कह सकते हो। तो ये आपको अच्छे से आ गया होगा। अगला देखते हैं। जैसे अगर आप कोष्टक की बात कर रहे हैं तो कोष्टक, वैसे तो 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं। एक होता बार ब्रैकेट, किसी भी संख्या पर ऊपर ये लाइन लग जाए तो ये बार ब्रैकेट होता है। फिर ये छोटा कोष्टक होता है और ये मझला कोष्टक होता है और ये बड़ा कोष्टक होता है। रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो कोष्टक कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। अब आगे देखते हैं। अब ये आगे जो बात कर रहा है अवतरण चिन्ह की। अवतरण चिन्ह का मतलब क्या होता है? ये सिंगल कॉमा से इन्वर्टेड करते हैं। अवतरण चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह भी कह सकते हैं। इस उद्धरण चिन्ह के माध्यम से हम किसी स्टेटमेंट को उसके अंदर दर्शाते हैं। तो यहाँ से ये जानकारी आपको मिल गई होगी। यानी कि जो अवतरण चिन्ह होता है, सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसको उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। अब जैसे अगली बात करते हैं, उपविराम कह लो चाहे अपूर्ण विराम कह लो, ये जो विसर्ग होता है ना, इसको क्या कह रहे हैं? अल्पविराम कह लो, अल्पविराम नहीं, उपविराम कह लो चाहे अपूर्ण विराम कह लो। इसे श्री गुरु
जो कामता प्रसाद गुरु हैं वो विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात करते हैं। इसको विसर्ग भी कहते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है? विवरण चिन्ह ऐसे बनता है, जब हम कोई हेडिंग डालते हैं, कोई मतलब हम अपनी बात को ज़्यादा वरीयता दे के दर्शाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम ये इस तरीके से लगा देते हैं विवरण चिन्ह। अब देखिए पुनरुक्ति सूचक। ये पुनरुक्ति सूचक का मतलब ये होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज। जब हम अपनी बात को जैसे का तैसा कहना चाहते हैं, क्या कोई स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, क्या ट्रू वर्ब होती है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा जाता है। आगे लिखा है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह यानी कि ये जीरो लगा देते हैं। जैसे कभी कभार आपने देखा होगा डॉक्टर को अगर शॉर्ट में लिखना हो तो ये पीछे जीरो से लगा देते हैं। इस जीरो को हम लाघव चिन्ह कहते हैं। इस जीरो को क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह। जैसे कभी कभार आपने यही देखा होगा, अगर जैसे मान लिया उत्तर प्रदेश लिख रहे हो ऐसे, तो ऊ के पीछे जीरो लगा दिया और प्र के पीछे जीरो लगा दिए। ये जीरो जो है वो लाघव चिन्ह है। आगे लिखा है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का मतलब होता है कहीं पे तो ऐसे बिंदी लिखी मिलेगी आपको या प्लस प्लस मिलेगा। इसका मतलब होता है कि आगे भी है वही चीज़ सेम रिपीटेड फॉर्म में। अगला दिया है पाद चिन्ह। इसका मतलब होता है बड़ा डैश। इसको हम पाद चिन्ह के नाम से जानते हैं। अगला है हंस पद। ये जो हंस पद होता है, इसको कभी कभार हमारी गलती हो जाती है तो उस गलती को सुधारने के लिए हम ऊपर लिख देते हैं, तो ये कैप लगा देते हैं। इस कैप को हम हंस पद कहते हैं। अगला क्या है? जैसे दिया गया है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जैसे बोलते हैं, आपने देखा होगा राम राम, मतलब देर तक कहते हैं राम। तो ये जो चिन्ह है ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। आगे अगली बात करते हो तो ये पाद बिंदु है, ये भाग की तरह होता है। आ गया होगा समझ में। ये टीका सूचक चिन्ह होते हैं। ये है वो स्टार बना दिया, ये प्लस बना दिया, और ये कभी कभार हम ऐसे भी लिख देते हैं, कभी ऐसे लिख देते हैं। ये जो चिन्ह होते हैं वो टीका सूचक चिन्ह होते हैं, यानी कि हम किसी लाइन को विशेष वरीयता देने के लिए इनको लगा देते हैं। देखिए जो बराबर होता है इसको हम तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। इस बराबर को क्या कहते हैं? इक्वल को तुल्यता सूचक चिन्ह। अगला दिया गया है समाप्ति सूचक। जब हम कोई बात अपनी समाप्त कर रहे होते हैं बिल्कुल लास्ट पन्ना पे, लास्ट पेज पे, तो इस तरीके से हम चिन्ह बना देते हैं, यानी कि हमारी बात पूरा पेज समाप्त हो गया। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब चलिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ऑल इन वन सीरीज में रिवाइज कर लेते हैं। विराम का अर्थ होता है ठहराव, आपको पता चल गया होगा। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20। कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 20। आगे क्या है? ये आपको चिन्ह याद रखने हैं। जैसे कॉमा को अल्प विराम, और ऊपर अगर बिंदी लगी है नीचे कॉमा लिखा है तो इसको अर्ध विराम। और हंस पद क्या होता है? हंस पद वो होता है जब गलती हो जाती है तो हम ऊपर लिखने के लिए कैप लगा देते हैं, तो इसी को हम हंस पद कहते हैं। और हंस पद को ही दूसरा नाम त्रुटि पद होता है। अगला क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य के प्रयोग। जैसे जब हम कोई प्रश्नवाचक वाक्य लिखते हैं तब हम लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में, जब हमारी कोई बात खत्म हो जाती है, साधारण बात खत्म हो जाती है, तब हम पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे अगला लिखा है उपविराम। उपविराम को हम विसर्ग भी कह देते हैं। आ गया होगा समझ में। देखिए सर्वाधिक प्रयोग तो होने वाला विराम चिन्ह होता है ये कॉमा। सबसे ज़्यादा कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? कॉमा। इसको हम अल्प विराम भी कहते हैं। अब देखिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन का ज्यों का त्यों, अगर जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाना है तो हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यानी कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। आगे क्या है? जैसे संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए हम कौन सा विराम चिन्ह लगाते हैं? ये लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह 0 होता है। अब आगे बात की जाए तो अगला लिखा है निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। किसी चीज़ को हम विशेष बल देना चाहते हैं
तो हम क्या लगाएंगे, निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश लगाएंगे। आगे देखते हैं तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक यानी कि बराबर, और जब हम कोई भी चीज़ को जैसे मान लिया 1 2 3 ऐसा आगे बना दिया यानी कि आगे तक भी है, तो ये लूप निर्देशन के चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा विराम चिन्हों के बारे में। यहाँ से आपके 1-2 प्रश्न हर परीक्षा में बनेंगे। तो आई थिंक ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मित्र को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्यारा सा सुझाव के रूप में कमेंट भी करें। थैंक यू अ लॉट। आज